Good morning, students. How are you? Wish you will be fine at your home now this time, guys. Guys, as you know that your second chapter, the theory of consumer behavior, is going on, and approximately half topics has been completed. And today will be the topic normal and inferior good. Means how many goods in the nature means in your world। तो बेटा ये आप समझ लीजिए कि गुड्स तो कई क्वालिटी के होते हैं। इसको आप आवश्यकताओं के अनुसार अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, नॉर्मल गुड्स, इन्फेरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। वैसे गुड्स देखिए तो आप कई तरह के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स एज आप मोर इसेंशियल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, inferior goods, given goods, and luxurious goods, basic needs goods, basic goods। तो देखो तो ऐसे बहुत कैटेगराइज आप कर सकते हो, लेकिन मेनली रूप से गुड्स तीन टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फेरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो यही मेन आपको पढ़ना है। बाकी आप जब अपर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आपको और डिस्क्रिप्टिव समझाया जाएगा। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होता है, और इसका कीमत से क्या रिलेशनशिप है, कीमत के घटने बढ़ने से किस गुड्स की डिमांड में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या इनडायरेक्ट होता है, ये हम यहाँ समझेंगे। तो नॉर्मल गुड्स में मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें कीमत में इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। और इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि गुड्स से तीनों की कीमत से कैसा रिलेशनशिप है। पहले आपको ये समझना होगा कि कीमत के बदलने से, यानी कीमत में परिवर्तन आने से उस पर दो तरह के इफेक्ट आते हैं। एक होता है एक इनकम इफेक्ट आता है, अब एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से आपको जो दूसरे वस्तु की डिमांड होती है उसमें होने वाला परिवर्तन दिखाता है। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आया, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्राइस का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंजिंग आने से अदर गुड्स की डिमांड में क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, उसमें चेंजिंग आती है, ये हम इफेक्ट देखते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस, कीमत का प्रतिस्थापन प्रभाव है। और इनकम प्रभाव वो होता है बेटा कि प्राइस के फ्लैक्चुएशन से, प्राइस की चेंजिंग से, घटने बढ़ने से आपकी इनकम यानी रियल इनकम अब कितनी हो जाती है, ये हम देखते हैं। तो ये आपका इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट दो तरह का होता है बेटा। एक तो कीमत के परिवर्तन से आप कंज्यूमर की इनकम में जो चेंजिंग आती है, और ये होता है कि दिए गए दोनों वस्तु पर, यानी कि जो रिलेटेड गुड्स है और उसका अदर गुड्स है, दोनों वस्तु की प्राइस स्थिर हो, डायरेक्टली आपका मॉनेटरी इनकम बढ़ जाए, तो वो इनकम इफेक्ट अदर होता है। विदाउट प्राइस चेंजिंग वाला इफेक्ट है। यानी आपका कीमत तो स्थिर है लेकिन आपकी डायरेक्टली इनकम ही बढ़ गई, मॉनेटरी इनकम ही बढ़ गई, वो रियल इनकम नहीं है, सीधा आपकी मॉनेटरी इनकम बढ़ गई, तो वो अदर थिंग है, वो विदाउट प्राइस चेंजिंग वाला इनकम इफेक्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट का, यानी प्राइस इफेक्ट का, वो प्राइस इफेक्ट दो तरह से प्रभावित होती है। यानी इसमें दो प्रभाव की वजह से ही प्राइस में जो कमी आती है, वो दो तरह के प्रभाव इसमें समाहित होते हैं, इंक्लूड होते हैं।
एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। समझ में आ गया होगा, आशा मैं ये करता हूँ। तो कीमत के परिवर्तन होने से एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस होता है, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के रेफरेंस में अगर बात करें तो प्राइस और वस्तु की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है, यानी कीमत में कमी आने से प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कीमत घटने पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। और इनकम इफेक्ट क्या दिखाता है? कीमत घटने से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की अधिक डिमांड करते हो, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। कीमत घटने से आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आपकी उस मांग बढ़ जाती है। कीमत घटने से मांग यानी सॉरी, ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है दोनों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। कीमत घटेगी तो दूसरे वस्तु के परिप्रेक्ष्य में आप उस वस्तु को ज़्यादा खरीदोगे। ठीक है, कीमत तो कम हुई लेकिन मांग उसकी बढ़ गई। इनवर्स रिलेशनशिप है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस। और इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस देखते हैं, कीमत घटने पर और आपका जब रियल इनकम इंक्रीज होता है तो आप उस वस्तु की डिमांड अधिक करते हो, तो इनकम भी बढ़ाना ना रियल, तो इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस है ये। तो आपको यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इन्फीरियर गुड में बेटा, तो ये क्या होता है? ये इन्फीरियर गुड होता है, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट इनकम इफेक्ट यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाया करता है। लेकिन बिसाइड्स ऑफ इट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर दैन इनकम इफेक्ट, सो देयर applies law of demand also as the normal good। तो यहाँ पर भी नॉर्मल गुड की तरह इन्फीरियर गुड में भी डिमांड का लॉ लागू होता है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से अधिक होता है इन्फीरियर गुड में, तो यहाँ भी इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड गुड्स में हुआ करती है। ठीक है, ये आपको जब क्लास ओपन होगा बेटा तो ये चैप्टर मैं फिर से मेमोराइज कराऊंगा, सेकंड चैप्टर से आपको फिर से पढ़ाऊंगा। फिर भी आप एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, जिससे आपको जब भी ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो मैं आपको इसको रनिंग वे में आपको समझाता चला जाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड हो गया, जिसमें कीमत के चेंजिंग से दो इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड में बताया तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो चाहे इनकम इफेक्ट हो, दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्फीरियर गुड में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस में आप देख रहे हैं सॉरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी निगेटिव आपका रिलेशनशिप दिखा रहा है। लेकिन इनकम इफेक्ट में, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कीमत घटी तो उपभोक्ता की रियल इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन वो इन्फीरियर गुड है इसलिए वो उस पर ज़्यादा परचेज नहीं करता है और उसकी डिमांड कम कर देता है, दूसरी और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु खरीदने लगता है। तो कीमत घटने पर आपका इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस शो करता है कि आप उसके प्रति अब कम वस्तु खरीदना चाहते हो, यानी बंद कर देते हो खरीदना, दूसरे अब उसके स्थान पर दूसरी वस्तु खरीदने लगते हो। तो ये इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस, यहाँ पर कीमत चेंजिंग से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस से पोटेंशियल है, इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड रूल अप्लाई होता है। अब गिफिन गुड्स के रेफरेंस में बात करें तो गिफिन गुड्स ऐसा गुड्स होता है बेटा यानी देखो, नेचुरली रूप से अगर हम ये समझें तो कोई भी गुड्स जो नेचुरली रूप से हमें मिलता है वो गिफिन गुड्स नहीं हुआ करता। लेकिन एक लाइफ स्टैंडर्ड जो लेवल ह्यूमन का होता है उसके एवब जो चला जाता है, यानी उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई सोसाइटीज़ बिलोंग करने लगता है। वो एक समय था जब गरीब था, लेकिन जब ऊंचे सोसाइटी में चला जाता है यानी धनी हो जाता है, तो वह वस्तु जो पहले गरीब हुआ करता था, कंज्यूम करता था,
तो उस समय तो नॉर्मल गुड और बेसिक गुड्स था, लेकिन अब हाई सोसाइटी में एक धनी हो गया, अब वहाँ उसकी लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, तो वह वस्तु उसके लिए गिफिन हो जाया करती, यानी एक इनकम लेवल किसी वस्तु को गिफिन गुड्स बना देता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो, अब इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रनिंग वे से आप खुद ही पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका जो भी जिस्ट था उसको मैंने आपको इसको एनालिसिस कर दिया। तो आप देख लीजिए, जैसे कि इनकम, अच्छा उदाहरण मैं बता रहा था, एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स जैसे गेहूँ चावल, व्हीट एंड राइस। इन्फीरियर गुड्स जैसे बाजरे की रोटी, ठीक है। और गिफिन गुड्स में आप बीड़ी को सबसे अच्छा उदाहरण है, मुझे यही समझ में आता है कि जब गरीब था तो बीड़ी पीता था, लेकिन अब वो धनी हो गया तो अब सिगरेट एंड सिगार पीता है, हाई सोसाइटी में रहने लगा ना, वहाँ पर अब बीड़ी पिएगा नहीं, पिएगा ना, इनकम बढ़ गई तो अब उसका स्मोकिंग का एक नज़रिया ही चेंज हो गया, यानी स्टाइल अब वो चेंज कर लिया, क्योंकि अब वो सोसाइटी में नहीं रह रहा है जिसमें कि पहले रहा करता था जब गरीब होने पर, अब वो हाई सोसाइटी में रह रहा है, इसलिए वहाँ के लोग के साथ रहन सहन ढंग भी बदल गया, तो एक इनकम लेवल ही उसको उस वस्तु को, बीड़ी को गिफिन बना दिया उस व्यक्ति के लिए। तो ये सब हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स वो हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को हम उपभोग कर सकते हैं। कब करते हैं, जब एक वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तब हमें दूसरी वस्तु को उसके स्थान पर अगर हम यूज कर सकते हैं और उससे लमसम उसी की तरह संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, तो वह वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स कही जाती है। कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होता है बेटा जिसको इंडिविजुअल गुड्स कहते हैं। ये गुड्स दोनों को विदाउट कम्बिनेशन के हम यूज कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के रूप में सब्स्टिट्यूट गुड्स वह होता है जिसको एक वस्तु के स्थान पर दूसरा उपभोग करके कंज्यूमर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे चाय या कॉफ़ी, ठीक है, मटर की दाल या अरहर की दाल, तेल भी कई तरह के हैं, सरसों मस्टर्ड ऑयल या ये आपका सोयाबीन ऑयल। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल देख सकते हो जो सब्स्टिट्यूट्स गुड है। और ये टूथपेस्ट कई क्वालिटी के आते हैं ना, एक दूसरे के स्थान पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जिसकी प्राइस अधिक होती है उसको उसके स्थान पर दूसरा कोई लोवेस्ट प्राइस वाली गुड्स को परचेज करते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जैसे कि विदाउट इसके दोनों के कम्बिनेशन के बिना हम कोई भी कुछ भी उसका एक भी कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते, उसका कोई भी एक यूनिट भी कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे अगर नेट का पैक ही अगर सिम में करा लीजिए, मोबाइल में बिना उसके लगाए आप नेट का यूज कर सकते हैं, तो मोबाइल और ये डेटा पैक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स गुड है। गाड़ी एंड पेट्रोल, व्हीकल्स एंड फ्यूल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया। और ये आपका पेन और इसका जो रिफ़िल होता है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपका स्याही जो इसका इंक होता है और पेन आपका कॉम्प्लीमेंट है। और शुगर एंड ये कॉफ़ी, ये कॉम्प्लीमेंट है बेटा, या शुगर एंड टी ये कॉम्प्लीमेंट है। आप टी पिएंगे तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, ना आप शुगर को यूज करो, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा कीमत का मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक वस्तु की कीमत, मैं मान लेता हूँ एक मार्केट में जाता हूँ अरहर की दाल खरीदने, वहाँ पे पता चला भैया 105 रुपये किलो अरहर की दाल है, तो क्या करूँगा मैं, उसके स्थान पर कोई और भी वैरायटी का पल्स को देखूँगा, नहीं हुआ तो मटर की ही पल्स को ले लूँगा, है ना। ऐसे लोग करते हैं। तो क्या होता है कि कीमत अधिक थी अरहर की दाल की, इसलिए उसके स्थान पर मटर का हम प्रेफरेंस किए, पता चला भैया 80 रुपये किलो है मटर की दाल, तो उस वस्तु की अरहर की दाल की कीमत अधिक होने से हम दूसरी वस्तु की डिमांड अधिक करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कीमत के बढ़ने से
उस वस्तु की डिमांड घटती है लेकिन दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सॉरी, यहाँ देखते हैं कि अगर कीमत बढ़ी है ना अरहर की दाल की, तो अरहर की दाल डिमांड कम करेंगे लेकिन दूसरे वस्तु की डिमांड अधिक होगा। तो अरहर की दाल अधिक कीमत बढ़ने से मटर की दाल की डिमांड अधिक होती है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूँ। एक वस्तु की कीमत अधिक होने से उस वस्तु की मांग कम होगी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली है। लेकिन कीमत तो जब वो अधिक हुआ सब्सटीट्यूट गुड्स का, सॉरी अरहर की दाल की, तो हम मटर की डिमांड अधिक करने लगे। तो अरहर की कीमत अधिक होने से मटर की डिमांड अधिक। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट आता है सब्सटीट्यूट्स गुड में। सब्सटीट्यूट्स मीन्स प्रतिस्थापन वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपका पूरक वस्तुएं, जिसको इंडिविजिबल बोलते हैं। इंडिविजिबल, जो उसको डिवाइड न कर सके हम लोग। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाता है? निगेटिव रिलेशनशिप। कीमत बढ़ने से, मान लीजिए गाड़ी की कीमत बढ़ गई, गाड़ी या पेट्रोल का यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी कीमत बढ़ने से या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, आप दोनों में से किसी को बढ़ा सकते हो। भाई पेट्रोल कीमत बढ़ गई मान लीजिए, तो आप मान लीजिए 100 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। तो ऑब्वियसली है बेटा कि अब जो गाड़ी पहले बिका करती थी, अब उसकी अब बिकने की जो रेट है वो लो हो जाएगी ना, क्योंकि पेट्रोल अब ज़्यादा बढ़ गया, डबल हो गया, तो पेट्रोल की डिमांड तो घटेगी ही। उसके साथ साथ गाड़ी जो पहले निकला करती थी इंक्रीजिंग रेट पे, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कीमत, पेट्रोल की कीमत अधिक होने से गाड़ी की मांग कम। तो कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी लेकिन गाड़ी की मांग कम। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कीमत बढ़ने से जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं दोनों की मांग कम हो जाया करती है। तो एक कीमत बढ़ी, दूसरे की मांग घटी। यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्स गुड में। देखो यहाँ सब्सटीट्यूट्स गुड्स हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्स गुड हो, एक कीमत बढ़ने से दूसरे वस्तु की मांग में हम संबंध देखेंगे। यहाँ पर आपको इस पेंसिल के थ्रू मैं समझा भी दिया हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्स गुड है, पी वाई रिलेशनशिप बटे पी वाई रिलेशनशिप फंक्शन ऑफ 1/QX। पी वाई क्या है? वाई मान लीजिए पेट्रोल है, QX क्या है? गाड़ी की डिमांड। तो कीमत बढ़ी थी तो आपका QX डाउन हो गया, यानी कीमत बढ़ी और गाड़ी की डिमांड कम हुई। कीमत किसकी बढ़ी? पेट्रोल की। अब गाड़ी की एक्स क्या थी? गाड़ी है वाई पेट्रोल, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक्स यानी गाड़ी की मांग कम हो गई। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है, निगेटिव इफेक्ट। और यहाँ यहाँ पर दिख नहीं रहा है पी वाई और ये रिलेशनशिप QX। तो यहाँ पर जो अरहर की दाल वाई है और एक्स मान लीजिए मटर की दाल है, तो अरहर की दाल की कीमत बढ़ने से आपका जो मटर की डिमांड है वो बढ़ जाती है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी पॉजिटिव इफेक्ट है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखते हैं, और उसके बाद आपका आएगा मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और कल पढ़ाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो चलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। कब करेंगे भैया शिफ्ट इन द डिमांड कर्व? देखो डिमांड कर्व, कीमत अगर लॉ ऑफ डिमांड अगर लागू होता है बेटा, तो एक ही डिमांड कर्व पर हम लोग अपवर्ड शिफ्ट करते हैं या डाउनवर्ड करते हैं। यानी कीमत चेंज होने से उस वस्तु की मांग कम कर दे, कीमत बढ़ने से तो वस्तु की मांग कम करते हैं, और कीमत घटने से उस वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं ना, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में। यानी तब एक ही डिमांड कर्व पर हम ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन अदर फैक्टर के चेंज होने से, जैसे अदर गुड्स की प्राइस, इनकम, कंज्यूमर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होना, या उसका प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। यानी डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाया करता है आउटसाइड या अंडर साइड। तो ये है, तो इसको आप देख लीजिए, मैं पहले भी आपको एक मेंशन कर चुका हूँ। डिमांड रूल जब अप्लाई होता है बेटा, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में रिलेशनशिप देखते हैं, जो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में इन्वर्स होता है, या गिवन वस्तु के गुड्स के रेफरेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ करता है। और अगर डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड साइड, आउटसाइड या डाउन साइड, अंडर साइड, तो यह दिखाता है कि उस वस्तु की कीमत
स्थिर है, बल्कि अदर वस्तु की कीमत चेंज होती है और उपभोक्ता की आय या उसका प्रेफरेंस, जिससे क्या होता है आपका पूरा पूरा डिमांड कर जो है वो क्या होता है, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड, ये तो उसके अकॉर्डिंग होगा कि उस वस्तु की अदर वस्तु की कीमत घट रही है बढ़ रही है, या उपभोक्ता की आय घट बढ़ रही है, या उसका प्रेफरेंस घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप शिफ्ट इन डिमांड कर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ 2.16 क्या है, एक ग्राफ है एक बी है। ए ग्राफ में दिखा रहा है कि कीमत को कांस्टेंट रखते हुए, मान लीजिए कि 3 फैक्टर होते हैं ना अदर फैक्टर, वैसे देखो डिमांड को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर होते हैं। फिर से आपको रिकॉल कराते हैं क्या क्या होते हैं। मान लीजिए डिमांड एक्स कर रहे हैं, तो एक्स वस्तु की कीमत चेंज होने से ही डिमांड चेंज हो सकती है। अदर गुड्स की कीमत चेंज होने पर डिमांड चेंज हो सकती है, एक्स की डिमांड चेंज हो सकती है, या उपभोक्ता की आय चेंज होने पर डिमांड चेंज हो सकती है, या उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये डिमांड जो चारों फैक्टरों से प्रभावित हो रहा है बेटा, इस पर डिमांड रूल नहीं अप्लाई हो रहा है। डिमांड रूल केवल और केवल उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की डिमांड पर लागू होता है। तो वैसे तो डिमांड क्या होता है, मैंने आपको डिफिनीसन बताया था, डिजायरेबल परचेजिंग कैपेसिटी दिखाता है कि कीमत आपकी उपभोक्ता की आय और कीमत उपभोक्ता की आय अदर वस्तु की कीमत और उसका टेस्ट अगर कांस्टेंट है, तो कीमत के चेंज होने से उस वस्तु की मांग में कैसा संबंध आ रहा है, इसको देखते हैं। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 फैक्टरों में से कीमत उस वस्तु की कांस्टेंट है और अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, तभी तो न डिमांड कर अपवर्ड डाउनवर्ड ए में आपका शिफ्ट हो गया और ये बी वाले में अपवर्ड शिफ्ट हुआ ना। अगर कीमत सिर्फ चेंज होता, अदर फैक्टर कांस्टेंट होता, तो एक ही डिमांड कर हम ये एक ही डिमांड कर पर ऊपर और नीचे करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डिमांड कर ये ए में ये अंडर शिफ्ट हो गया और बी में बाहर शिफ्ट हो गया। तो ये अदर फैक्टर जैसे कि अदर गुड्स की प्राइस चेंज होने पर, या कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर, या उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होने पर ये हो रहा है। ठीक। अच्छा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर। अब ये मूवमेंट देखो ये कह रहा है कि अगर डिमांड रूल अप्लाई होता है तो ये एक ही डिमांड कर पर हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ही करते हैं, यानी उसी पर कीमत बढ़ने पर मांग कम कर देते हैं, तो ये लेफ़्ट साइड जो आपका ये तीर बना है ये अपवर्ड जाता है, और कीमत घटने पर और उस वक्त की मांग बढ़ती है तो ये डाउनवर्ड जाता है। अच्छा, जब कीमत बढ़ने पर क्या होता है, हमारा डिमांड डिडक्शन हो जाता है, और कीमत घटने पर हमारा डिमांड एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, यानी कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, डिडक्ट हो जाती है, डिडक्शन इन डिमांड। और कीमत बढ़ने पर जब हम डाउनवर्ड चलते हैं तो एक्सपेंशन इन डिमांड होता है, यानी इस पर डिमांड रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा आपका जो अदर फैक्टर है, देखो मैं यहाँ पर आपको मेंशन किया था लेकिन यहाँ पर ये हिडन हो गया है। पी एक्स है ब्रैकेट में, पी वाई और वाई ए और टी ए। यहाँ देखिए पी एक्स आपका चेंजेबल है, बट पी वाई यानी अदर गुड्स की प्राइस और वाई ए इनकम है, यहाँ आपका कुछ डीम हो गया दिख नहीं रहा है। टी ए ये सब कांस्टेंट है, यानी पी एक्स छोड़ कर पी वाई वाई ए टी ए, ये ऊपर देखिए ये आपका बार की तरह मैं उसको कांस्टेंट दिया हूँ। अब इधर आपका डी एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई वाई ए टी ए, ये 4 ब्रैकेट में है 4 फैक्टर जिससे डिमांड प्रभावित होती है। लेकिन 3 जो अदर फैक्टर हैं वो कांस्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ पी एक्स की चेंजिंग होने से ये डी एक्स में क्या फंक्शन होता है, क्या रिलेशनशिप है, ये डिफर गुड्स की अकॉर्डिंग चेंज होता है। नॉर्मल और इन्फीरियर में डिमांड रूल लागू होता है, गिफिन में नहीं लागू होता। तो ये सब ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर अदर फैक्टर चेंजेबल हैं, लेकिन उस वस्तु की कीमत कांस्टेंट है, इसलिए तीनों फैक्टर में यानी पी वाई और पी वाई वाई ए टी ए, ये कोई भी इसमें से अगर चेंज होता है तो आपका पूरा पूरा डिमांड कर ये आउटवर्ड अगर कम हो रहा है, अगर अधिक हो रहा है तो आउटवर्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये था। अब आपका मार्केट डिमांड कर बेटा मैं कल पढ़ाऊँगा। आपका 25 मिनट का ये वीडियो बन गया है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद अस। ओके, थैंक यू, बाय।